सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह। एक विशेष सूचना थी। 24 और 25 मार्च 2023 को आस्था फाउंडेशन इंडिया और नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र इंडिया के माध्यम से एक संयुक्त कार्यक्रम होने जा रहा है, नेशनल सेमिनार। इसमें डाइल्यूशन और डोजोलॉजी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं स्वयं पढ़ाऊँगा, अखिलेश नारायण सिंह। और कुछ हमारे अपने रिसर्च हैं, जैसे सर पे बाल नहीं है, किसी जानवर ने काट लिया है, उसकी रेमेडी। तो इस टाइप के कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। साथ ही जो चिकित्सकों ने NMDS मतलब नासक मैलिग्नेंट डिजीज़ स्टडी जो कोर्स किया था, उसका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है। जिन चिकित्सकों ने अच्छा प्रमोशन दिया, अच्छा रिजल्ट लिया नासक रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, उन चिकित्सकों को सम्मानित करना, उनके सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा में जो आस्था फाउंडेशन में 17 स्टेट्स में जो चिकित्सकों ने अपनी नशा मुक्ति अभियान में, समाज अभियान में जो कार्य किया है, वो भी सराहनीय रहा है। और उन चिकित्सकों को, उन वर्कर्स को, मतलब हेल्थ वर्कर्स को हम सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम सफ़ेद शेर की धरती रीवा मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए 3000 रुपये चार्ज रखा गया है। 2 दिन का ये नेशनल सेमिनार है और इसमें आप सादर आमंत्रित हैं। फ़ीस जो है, इसकी एंट्री जो चार्जेस फ़ीस है, उसको 6 तारीख तक जमा करा देना है। 6 तारीख के बाद अगर आप इसको जमा कराते हैं तो 3500 रुपये देना होगा। और ये हार्डली 15 तारीख तक आप जमा कर पाएंगे लेट फ़ी के साथ। लेट फ़ी के साथ इसलिए बोलूँगा क्योंकि हार्डली जो टाइम है, क्योंकि जो होटल्स होते हैं, आप लोगों का व्यवस्था होता है, एजुकेशन से रिलेटेड फ्री गिफ्ट्स आइटम्स होते हैं, और जो उसका एक्चुअल कंसेप्ट होता है वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो ट्रीटमेंट करना तीखा खीर हो सकता है। किसी के ऊपर इतना आभार मत हो जाइए कि अपना जो रिसर्च करने का जो प्रोसेस है वो ही ना सीख पाए। तो अगर 38 रेमेडी आपने रखा है और उसको D1 से D10 तक हम प्रोसेस करते हैं, अगर आपके पास D3 डाइल्यूशन थर्ड वाला D3 नहीं है तो उस कंडीशन में आप 1 to 10 में ही सारे काम कर सकते हैं, चाहे फिर वो 1 से लेके 10 तक के डाइल्यूशंस हों। इसके अलावा में आपके पास 5th पोटेंसी से लेकर के 10M मतलब 10,000 पावर के डाइल्यूशन पोटेंसी होंगे। तो यह 1C से लेकर के 2C, 3C, 4C और 5C के पैरामीटर पे, डेसिमल प्रोसेस पे ये बनी हो, तो भी जो रेमेडी है उसको डाइल्यूशन बनाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए और साथ में उसको डोजोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये क्लियर ना होने की वजह से रिजल्ट्स गड़बड़ाते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं सेकेंड फेज की क्लास में, जो चौथा क्लास है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे आंतरिक ज्वार, जिसको हम लोग मोती झार भी कहते हैं। इसको टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है, इंटरमिटेड फीवर भी कहते हैं इसको। थक गया भाई बोलते बोलते, इसीलिए गला बैठ जाता है। थोड़ा सा जड़ी बूटी खा लेता हूँ। कहाँ रख दिया भाई? जड़ी बूटी जरूरी है, जड़ी बूटी नहीं खाते हैं, ये वाली जड़ी बूटी खा रहे हैं, टुबाको। गुस्सा मत करिएगा आप लोग। हाँ, तो टाइफाइड को हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइफाइड
इसका एक अलग से और भी कुछ नाम होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रिक फीवर, मियादी बुखार और आंत्र ज्वार। ये सब पानी से रिलेटेड डिजीज़ हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। नहीं तो बोले सर लिम्फ डिसऑर्डर क्यों हो रहा था, आप तो बताया नहीं, तो ये गलत बात है ना। मैं पूरी चीज़ों को बताते चल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाए, ज़रूरी ये है कि आपको पढ़ाया जाए, और ज़रूरी ये नहीं है कि फ़ीस दे के हम सीखें, ज़रूरी ये है कि हम सीखें। ठीक है, फ़ीस तो एक माध्यम है, क्योंकि मेरी भी जीविका है जैसे आपकी जीविका है। तो आज हम लोग टाइफाइड को पढ़ेंगे। इसका अगर परिचय की हम बात करते हैं, नींद आने लग गई, 4 बजने जा रहा है, तो परिचय की बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफी इसका के द्वारा उत्पन्न एक तीव्र संक्रामक ज्वार, फीवर, है ना, जो रोगियों अथवा जो वाहकों के द्वारा दूषित किए गए भोजन, दूध, पानी, चाय नहीं, है ना, पानी के जरिए ये संप्रेषित होता है, या बोलना चाहिए किया जाता है। तेज ज्वार होता है इसमें, फीवर जो होता है बहुत तेज होता है, 104-5 तक भी जाता है। लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, आर्टिकेरिया टाइप के, जिसको सित्तीपात भी कहते हैं, सित्तित्ती भी कहते हैं। और कभी कभी ये आंतरिक रक्त स्राव भी करवा देता है, इंटरनल आर्टेरियल ब्लीडिंग भी ये करवा देता है। आरोग्य लाभ अगर प्राप्त करना है किसी को, तो प्रायः रोग के चौथे हफ्ता के दौरान ये शुरू होता है। जब रोग होता है तो 4 सप्ताह ये लगाता है, तब बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी इसकी दिखाई देती है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो कीटाणु होते हैं वो इकोलिक बैक्टीरिया टाइप के होते हैं, जिसको साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। कुछ एक होते हैं जो मक्खी टाइप, मक्खी नहीं बोलना चाहिए, मरा हुआ मच्छर रख दीजिए आप सामने, कैसे उसकी टांग टेढ़ी होती है उस टाइप का वो दिखता है। उसको अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मंथर दंडाणु के जैसा दिखता है, जैसे मरा हुआ मच्छर हो उसके जैसा ये दिखाई देता है। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं टाइफाइड की, तो ये 1 ग्राम, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1 ग्राम अगर किसी के अंदर ऋणात्मक है, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे गतिशील होते हुए वो बैलिसिस के द्वारा उत्पन्न एक तीव्र संक्रमण रोग के कंडीशन में निरंतर फीवर को बनाए रखता है। जो संक्रमित जल होता है, दूध होता है, भोजन होता है, उसके द्वारा जो वेसल्स होती हैं वो सांसों को, मतलब सांस जब हम लोग अंदर की ओर खींचते हैं तो उसके साथ में वो अंदर खींचने से चले जाता है। और कई बार मक्खियों और जो रोगी होता है उसके अलावा में वाहक जो बनते हैं, मतलब जो व्हीकल्स बनते हैं इस डिजीज़ के ट्रांसमिट होने में, वो होता है बेसिल्स। छोटी आंत की जो बोलना चाहिए पायरी होती है, चकती होती है, उसके अंदर ये स्थापित हो जाता है, जिसके वजह से जख्म बन जाते हैं, जो मतलब भरने के लिए तो भर जाते हैं, लेकिन उसमें जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, रक्त का जो फ्लो होना चाहिए,
वो फ्लो ना हो करके वो बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और उसी के कारण वहाँ पे छेद हो जाता है और कई बार उसमें ब्लीडिंग होती है। 2-3 सप्ताह तक अगर ऐसा कंडीशन बना रहा तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अगर जीवाणु के द्वारा हम लोग संक्रमण की बात करते हैं तो खाना, दूध, भोजन, पीने के पानी आदि से एक रोगी से दूसरे रोगी को ये जो सैल्मोनेला पैरासाइटिफी जो होता है वो ए और बी दो मुख्यतः मतलब जीवाणु होते हैं। इसके जो मुख्य रूप से जीवाणु होते हैं वो 2 होते हैं। आपने देखा होगा एच टाइफी और अरे यार नाक बंद हो रहा है, एक में ए लिखा रहता है, एक में बी लिखा रहता है। आपने देखा होगा टाइफाइड रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी होगी तो। इसके अंदर अगर रोग के लक्षण की बात करते हैं तो प्रथम सप्ताह के अंदर जब प्रकट होता है जो लक्षण, रोगी को धीरे धीरे बढ़ता है और उसको बदन दर्द रहता है, सिर के आधे पोर्शन में दर्द होता है, बुखार धीरे धीरे बढ़ता है और जो मतलब इसमें वीकनेस महसूस होता है, कमजोरी, बॉडी के अंदर जिंक की मात्रा घटती है इसमें, तो जिंक को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। इसके अलावा में हाथ पैर के अंदर ऐंठन वाला दर्द होता है, कब्ज लगती है, नींद नहीं आती व्यक्ति को, भूख नहीं लगती है और बुखार जो होती है उसकी शिकायत करता है व्यक्ति। उसके अगर फीवर के तापक्रम की बात करें तो उसकी जो सीढ़ी होती है वो अगर मतलब डंडे के समान होती है, और जब डंडे के समान होती है तो ऊपर की जब वो चढ़ता है वो तो लगभग अगर मान लेते हैं 1 से 2 डिग्री चढ़ा, 2 डिग्री चढ़ा तो 1 डिग्री नीचे उतर जाएगा, ठीक है। और सप्ताह के बीच में वो कभी कभी बढ़ करके 102 और 103 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। नीचे तो दिखाई देगा 99 आ गया, लेकिन धीरे से बढ़ करके वो 102 और 103 तक भी पहुंच जाता है। नाड़ी की अगर हम लोग जो पल्स रेट की बात करें तो उसके अगर टेम्परेचर के अनुसार अगर बात करते हैं तो उसकी तुलना हम लोग जो गति होती है सर्कुलेशन की वो क्या होती है, वो लो होती है, स्लो होती है। उसके वजह से क्या होता है, पल्स जब आप चेक करेंगे तो वो पल्स रेट में आपको 90 से 100 पर मिनट मिल सकता है। भाई इस तरीके से भी पढ़ाना होगा। और ये जो इसका जो बैक्टीरिया होता है ना वो कैसा होता है मालूम है, जुई देखे हैं, लीख नहीं, जुई सर में होता है, बच्चे लोग को होता है ज़्यादातर, तो ये उसमें होता है। जीभ जो होता है वो सफ़ेद परत ले लेता है, मोटा जमा हुआ, मैंने पहले भी बताया फीवर वाले में, जिसका जो सिरा होता है वो और जो किनारा जो होता है वो साफ दिखाई देता है। लगभग 7वें दिन धड़ और जो पेट होता है उस पर गुलाबी छोटे छोटे दाने प्रकट होते हैं, जो दबाने पर फीके भी पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी परिस्थिति को बात करते हैं सेकेंड वे में, तो जो इसमें स्प्लीन होता है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। इसके अगर हम लोग WBC की बात करते हैं तो WBC 4000 से 5000 के बीच में आपको दिखेगा। जो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रत्येक घन मीटर प्रत्येक mm की अगर हम बात करते हैं तो रक्त में जो WBC का जो पार्ट होगा, TLC का जो पार्ट होगा वो 4000 से 5000 के बीच होगा। अगर हम लोग बात करते हैं बोलना चाहिए एब्डोमेन की, तो उसके जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे परेशानी जैसा महसूस होता है, क्योंकि डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है। जीभ जो होती है वो सूखी और कभी कभी पपड़ीदार, पापड़ होता है ना उस टाइप का पपड़ी जैसा जमा हुआ महसूस होता है। फेफड़ों के अंदर जो
ब्रोंक्यूली होता है उसमें सूजन आ जाती है। और फेफड़े के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा, तो जो हार्ट होता है उसका जो हार्ट और जो पल्स होता है उसका जो पल्स रेट होता है वो धीमा हो जाता है, जस्ट लाइक ए ब्रेडिकार्डिया टाइप। और उस कंडीशन में स्प्लीन जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है और दबाने पे स्प्लीन को दर्द महसूस कराता है। सेकेंड वीक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बुखार लगातार बना रहता है, जो फीवर जो रहता है वो 101 से लेकर के 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में वो स्थिर हो जाता है। और ये अक्सर ऐसे होता है कि एकदम झटके से होगा, 104 था 105 हो गया, तो 105 तक ये चले जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो पेट फूल जाता है, दस्त आने पर जो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो तेज हो जाती है, अक्सर उसको लैट्रिन जैसा बार बार स्टूल पास करने का मन करता है। रोगी के शरीर के ऊपर जो विष होता है उसका निर्माण होने लगता है, टॉक्सिन बढ़ जाती है शरीर के अंदर। दिमाग कमज़ोर हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाती है। और फिर भी अगर व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मेरे को अगर ऐसी स्थिति हो रही है, तो NH स्ट्रेसो जो कि अभी तक आता था, आगे चल के मोरा इटालियन हर्ब में ये ट्रांसफ़र होने जा रहा है प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसके प्रोडक्ट की लिस्टिंग जारी हो जाएगी, आप उस ब्राउज़र को देख करके अपने ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा में हम लोग बात करते हैं तो पेट के अंदर बराबर क्या बोलना चाहिए, तनाव, टेंडरनाइटिस टाइप का महसूस होगा, पेट फूला हुआ टाइप लगेगा, हल्का दस्त जो होगा वो पीले रंग का हो जाता है। और जब थर्ड वीक आता है तो थर्ड वीक में ये जब हम लोग जीव की बोलना चाहिए उसके वायरस जो बैक्टीरिया होता है उसकी हम लोग अगर विषाक्तता देखते हैं तो उस कंडीशन में वृद्धि जो होती है वो बोलना चाहिए, वृद्धि नहीं बोलना चाहिए, वृद्ध बोलना चाहिए, वृद्ध, बुढ़ा, कोई बुढ़ा है या कोई सन्यासी है, तो ऐसी जो लोग होते हैं उनको गहन मूर्छा बोलना चाहिए, कोमा और कभी कभी डेथ वैसे लोगों की हो जाती है। परंतु जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो इस सप्ताह के अंत आते आते रोग में सुधार हो चुका होता है, तापमान गिरना शुरू हो जाता है और फिर छोटी आंत के जो जख्म होते हैं उसमें से ब्लीडिंग होना चालू होता है, जिसको हम लोग परफोरेशन कहते हैं। परफोरेशन की मेडिसिन मैंने पेटेंट बनाया नहीं, क्योंकि NH नो फीवर के बेस से परफोरेशन हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। और इसके अलावा में क्या होता है, अगर किसी को कोमा आया तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन मर गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। परंतु अधिकतर जो बोलना चाहिए जो लोग होते हैं वो ठीक होने के बाद बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में जिंक की बहुतायत मात्रा में कमी हो जाती है। और अगर आप इसको बोलना चाहिए रोग के अंदर उसकी निवृत्ति जो काल होती है, जो समय अवधि होती है, तीसरे सप्ताह से के बाद जो तापमान होता है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, जीभ भी साफ हो जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं उसके प्रिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ पे आपको बोलना चाहिए NH नो फीवर है, उसको आप दे सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में है तो 1 और 2 ड्रॉप ही यूज़ कीजिएगा। आधा कप गर्म पानी, लगभग 50 ml गर्म पानी में मिला करके उसको पीने के लिए दीजिएगा। लगता है कि व्यक्ति का अपने नहीं समझ में आ रहा है, पेशेंट को मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूं या रिफ़र कर दूं, मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से पूरे सिस्टम के जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी वाट लग जाती है। वैसा मत कीजिए।
जब ऐसा लगे तो उस व्यक्ति के खून की जांच कराइए। खून जांच कराने पर साथ में उसका कल्चर टेस्ट कराइए, और ऐसा कराना आवश्यक होता है। अगर ऐसा आप कराते हैं तो रोग का जो परिणाम मिलेगा वो क्या होगा, जब जीवाणु रक्त में अत्यधिक विष मतलब टॉक्सिन को एक्सक्रिएट करते हैं, तो तीव्र जो टॉक्सिन होता है उसके कारण तापक्रम जो होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो 105 डिग्री से कम नहीं होता, या इससे भी अधिक होने अथवा उससे अधिक मतलब काल तक बना रहता है, और तब रोगी की जो दशा होती है वो चिंताजनक होने लगती है। बात करते हैं रोगी के प्रथम सप्ताह में ही जो स्टूल होता है उसके अगर हम टेस्ट कराएं तो उसमें जीवाणु प्रकट रूप से दिखाई देते हैं, मतलब साक्षात दिखाई देते हैं। अगर हम लोग इसके बात करते हैं विडाल की, विडाल टेस्ट होता है, देखे होंगे आप लोग, तो ये एक विशेष प्रकार की जांच होती है जो टाइफाइड रोगों की पहचान के लिए की जाने वाली सबसे उपयुक्त जांच है। और इसमें जो रोग के परिचय के आधार पर देखते हैं तो अधिक और बोलना चाहिए उग्र स्वरूप की जो डिसेंट्री होती है, जिसमें रक्त मतलब ब्लड जो होता है वो भी, और अत्यधिक प्रलाप होने के कारण रोगी जो होता है वो चिकित्सा के योग्य नहीं रहता। लेकिन NH नो फीवर देने से आप इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही साथ में ये एक कॉम्प्रेस है, स्प्रे है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट नंबर है MHC59। तो बात कर रहे थे इसके आगे की चिकित्सा विधि बहुत बड़ा हो गया, 22-25 मिनट का हो गया है, फिर भी आप लोग इसको सुन लीजिए क्योंकि थोड़ा सा बचा है, मैं बताना चाहूँगा इसको। अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके फूड डाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। उसको एक आध दिन उपवास रखाना पड़ता है। उपवास मतलब भोजन नहीं देना, फल आदि दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो जो फीवर का जो वे होता है, प्रेशर होता है, वो बोलना चाहिए तेज होता है, और उसमें बोलना चाहिए पित्त अथवा जल बोलना चाहिए, जल नहीं बोलना चाहिए, वात का जो उपक्रम हितकार होगा उस टाइप का होता है, जो बोलना चाहिए कुष्ठ वृद्धि के लिए, और बोलना चाहिए कभी कभी बोलना चाहिए दूध के माध्यम से बॉडी के अंदर चले जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चिकित्सा के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको मेडिसिन यहाँ क्या देना होता है, NH नो फीवर देने से अगर परफोरेशन के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन या कोई डिस्टर्बेंस आया है तो वो NH नो ब्लॉकेज की वजह से क्योर हो जाता है। तो ये आज के लिए था। इसमें एक नोट करने वाली बात जो है वो रक्त स्राव अगर कभी किसी को हो जाए तो ऐसी अवस्था में मतलब बोलना चाहिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अकॉर्डिंग A3B का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बर्निंग सेंसेशन आएगा ब्लड सेल्स के अंदर वो नहीं जनरेट होगा, और नहीं होने की कंडीशन में जो पेशेंट होगा वो उसका डिजीज़ जो है वो पूर्ण रूप से क्योर होगा। तो आज के इसी के मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैंने 3-4 क्लासेस आप लोगों को दी है। इसको थोड़ा सा लिख के रख लीजिएगा, आपके काम की चीज़ हो सकती है। और जब इसके सेकंड वीडियो की बात करूँगा तो इसके अंदर अगर टाइफाइड के अंदर हम लोग चिकित्सा जब करते हैं किसी भी रोगी का तो उसमें कंप्लीट बेड रेस्ट कराना चाहिए, उसको रफेज भोजन देना चाहिए। केला हो गया एक उपयुक्त आहार है टाइफाइड के रोगियों को। बुखार तथा सर दर्द जब हुआ हो तो वैसी कंडीशन में NH नो फीवर को आप यूज़ कर सकते हैं, या F2 को आप ले करके उसको 9th डाइल्यूशन में
2 ड्रॉप आप पीने के लिए दे सकते हैं। इसमें सहायक रेमेडीज़ भी लगती है। बुखार तथा सिर दर्द के अलावा अगर हम बात करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है किसकी, कभी कभी ब्रोंकाइटिस का व्यक्ति शिकार होता है और वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है NH आस्थागो। इससे पेशेंट का जो डिजीज़ होता है वो क्योर होता है और पेशेंट ठीक हो जाता है पूर्ण रूप से। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो बहुत कुछ है, लेकिन इसको हम लोग नहीं देखेंगे और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आज आज्ञा चाहूँगा, मुझे नींद भी आ रही है। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी। जय हिंद।